हाय फ्रेंड्स, आज से जिस टॉपिक का हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं वो जीएसटी का इकलौता टॉपिक है जो मेरे दिल के सबसे पास है। एक अलग ही लव, एक अलग ही अफेक्शन, एक अलग ही अटैचमेंट इस चैप्टर के लिए मुझे पर्सनल लेवल के ऊपर है। एक अलग ही लेवल से डिस्कशन इसका शुरू करेंगे फ्रेंड्स। बहुत बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक, जबरदस्त प्रैक्टिकल टॉपिक इकलौता जीएसटी का हो, इट इज फ्रेंड्स एग्जाम्पशंस। फ्रेंड्स इसको हम इन डेप्थ पढ़ना शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स थोड़ी पुरानी बातें करेंगे, थोड़ा इतिहास में आपको ले जाऊं। तो फ्रेंड्स जब सर्विस टैक्स आया 1994 में, मनमोहन सिंह हमारे फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब 1994 में जब सर्विस टैक्स लॉन्च किया गया तब फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने जो अप्रोच एडॉप्ट किया था ना, इट वाज फ्रेंड्स सिलेक्टिव अप्रोच। व्हाट डू वी मीन बाय सिलेक्टिव अप्रोच? फ्रेंड्स गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लॉन्च करती है सिलेक्टिव अप्रोच से, मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये सर्विस टैक्सेबल, ये सर्विस टैक्सेबल, ये सर्विस टैक्सेबल, ऐसा एक पॉजिटिव लिस्ट बनाया। का मतलब टैक्सेबिलिटी के लिए क्या, ये टैक्सेबल, ये सर्विस टैक्सेबल, ये सर्विस टैक्सेबल, बाकी सब सर्विसेज जो पॉजिटिव लिस्ट में नहीं है, बरोबर समझना, बाकी जो भी सर्विस पॉजिटिव लिस्ट में नहीं है वो ऑटोमेटिकली नॉट टैक्सेबल, वो ऑटोमेटिकली सर्विस टैक्स के परव्यू के बाहर, वो ऑटोमेटिकली उसमें सर्विस टैक्स ना लगे। मतलब जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल था इट वाज पॉजिटिव लिस्ट, सर्विसेज का लिस्ट था जिसमें टैक्सेबिलिटी थी। ओके फ्रेंड्स 2012 तक लिस्ट इतना बड़ा बढ़ गया, अरे बाप रे बाप, मोर देन आई थिंक इट वाज 118 प्लस सर्विसेज जिसको पॉजिटिव लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। मतलब 118 सर्विसेज के ऊपर जीएसटी, 118 सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आ गई, बाप रे बाप। तो गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया 2012 में, कभी अप्रोच चेंज कर देता है। अप्रोच चेंज करने से कौन सा अप्रोच एडॉप्ट किया गया? इट इज फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। मीनिंग देयर बाय व्हाट, गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव लिस्ट बनाया, बरोबर समझना, गवर्नमेंट एक नेगेटिव लिस्ट बनाया, उसमें जो सर्विस फॉल होगी ना वो ही एग्जैम्प्ट, उसमें जो सर्विस फॉल होगी वो ही एग्जैम्प्ट, बाकी सब सर्विस ऑटोमेटिकली टैक्सेबल। ऊपर देखो सिलेक्टिव अप्रोच में पॉजिटिव लिस्ट था, पॉजिटिव लिस्ट का मतलब वो लिस्ट में जो फॉल होगा वो ही टैक्सेबल, बाकी सब एग्जाम, बाकी सब नॉट टैक्सेबल। गेटिंग माय पॉइंट? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, गवर्नमेंट ने बनाया नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या, इसमें सर्विस टैक्स लगने वाला नहीं है। जो सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट में फॉलो होगी, बिकॉज इट वाज सर्विस टैक्स, तो जो सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट में फॉलो होगी उतने ऊपर ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी सारे सर्विसेज ऑटोमेटिकली टैक्सेबल। पता चला अप्रोच? ये जो लिस्ट में फॉल होगा वो टैक्सेबल, बाकी सब एग्जाम, ये जो लिस्ट में फॉल होगा वो एग्जाम, बाकी सब टैक्सेबल। आपको बताइए 2017, इट वॉज 1 जुलाई 2017 जिस दिन से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे प्यारे इंडिया में। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से ही हुआ है। हमारे पास जो अवेलेबल है वो नोटिफिकेशन अवेलेबल है, वो नोटिफिकेशन में जो भी लिस्ट अवेलेबल है इट इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव लिस्ट, इट इज सम काइंड ऑफ एग्जेम्पशन लिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब वो जो भी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है अलग अलग एंट्रीज के थ्रू इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वो जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है उतना ही एग्जाम्प्ट, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यस जीएसटी। इस चीज को एग्जाम्पशन शुरू करें उसके पहले समझना बहुत 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 जरूरी है कि जो भी कंटेंट हमारे पूरे एग्जाम्पशन चैप्टर में होगा वो एग्जाम्प्ट, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इस चीज को 2-3 लेक्चर तक मैं आपके मगज में एकदम फिट करता ही रहूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीएसटी का अप्रोच समझने के लिए, जीएसटी का फर्दर जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे तब आप अकेले होंगे थे फ्रेंड्स, तब लेक्चर्स नहीं होंगे, तब उसको खुद से इंटरप्रेट करना आपको सीखना है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेसिफिकली जब एग्जाम्पशन की बात करें कि जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है वो एग्जाम्प्ट, रादर वो ही एग्जाम्प्ट, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यस जीएसटी। बोलो पता चला एकदम चकाचक? ओके अभी देखो फ्रेंड्स, हम ये शुरू करें उसके पहले ये जो हमारे पास एग्जम्पशंस है वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू अवेलेबल है। जो नोटिफिकेशन नंबर आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा, विच इज फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इस नोटिफिकेशन को भी मैं बताऊंगा आपको वेबसाइट के ऊपर, बट उसके पहले ये देखो, कोई भी रूल बनता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उसके पावर्स एक्ट में होते हैं, समझे आप? लॉ में क्या लिखा होगा, एज मे बी नोटिफाइड, तो उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इश्यू करेगी। लॉ में ऐसा लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो उसके रूल्स गवर्नमेंट इश्यू करेगी। मतलब इफ समथिंग इज टू बी नोटिफाइड उसके पावर्स एक्ट में होंगे, इफ समथिंग इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड उसके पावर्स एक्ट में होंगे। तो क्या एग्जैक्टली इसके पावर्स है उसका डिस्कशन ये सीजीएसटी एक्ट है, आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, इट इज सीजीएसटी एक्ट। तो कहां पे उसके पावर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव पावर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर
हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन कौन से पावर्स के थ्रू है। जैसे ई वे बिल है, तो ई वे बिल में रूल नंबर 138 है जो ई वे बिल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, तो उसके पावर्स कहां पे थे? इट वाज इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर व्हिच वाज पावर सेक्शन 68। क्लियर? तो वो पावर्स थे जिसको एग्जीक्यूट करते हुए रूल्स बने व्हिच इज फ्रेंड्स ई वे बिल्स रूल्स। सिमिलरली हमारे पास जो नोटिफिकेशन है व्हिच इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, उसके पावर्स कहां पे है? तो उसके पावर्स फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है, देखो ये रहे अंडर सेक्शन 11 व्हिच ये सेक्शन 11 हुई फ्रेंड्स सीजीएसटी एक्ट 2017। यहां पे आप चेक कर सकते हो पावर टू ग्रांट व्हाट? एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो ये पावर्स यहां से गवर्नमेंट अराइव करती है टू नोटिफाई अलग अलग सर्विसेज व्हिच आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। फ्रेंड्स एक बार तो बनता ही है इसका रीडिंग ध्यान से, वेर government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do। गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि हेल्थ केयर के ऊपर एग्जम्पशन होना चाहिए बिकॉज प्राइमरी सर्विस है, एजुकेशन के ऊपर एग्जम्पशन होना चाहिए बिकॉज प्राइमरी सेक्टर सर्विस है। एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके ऊपर एग्जम्पशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एग्जम्पशन होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करने जैसा है, इट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बाय नोटिफिकेशन का मतलब गवर्नमेंट एग्जम्पशन को जो नोटिफाई करने वाली है वो नोटिफिकेशन के थ्रू होगा। सो हमारे पास नोटिफिकेशन अवेलेबल है। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट पता चला गवर्नमेंट ने यहां पे ऐसा ना लिखा होता बाय नोटिफिकेशन, आई थिंक तो वो एक्ट का पार्ट बन जाता। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा है? बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करने वाली है। exempt generally either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein। का मतलब कभी कभी क्या होगा? एब्सोल्यूट एग्जम्पशन होगा, जाओ सब कुछ एग्जाम्प्ट। कभी कभी एग्जम्पशन होगा विद सर्टेन कंडीशंस होगा। तो ऐसे भी एग्जम्पशन हमारे पास अवेलेबल है कि उसमें टर्नओवर की लिमिट होगी, उसमें लास्ट का टर्नओवर की लिमिट होगी। तो ये सारे कंडीशंस के साथ भी एग्जम्पशन आपको अवेलेबल हो सकता है। क्या एग्जाम करेगी गवर्नमेंट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ of any specified description either from whole or any part of tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification। तो वो कौन से दिन से इंपैक्ट में आएगा, वो कौन से दिन से एग्जम्पशन की इंपैक्ट होगी, अप्लाई होगा, वो भी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया होगा, वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया होगा। सिंपल वर्ड्स में यहां से गवर्नमेंट पावर अराइव करती है टू इश्यू नोटिफिकेशन जिसके थ्रू हमको क्या अवेलेबल होने वाला है? एग्जाम्पशन। नेक्स्ट सब सेक्शन 2, where government is satisfied that it is necessary in public interest so to do, it may on recommendation of council by special order in each case under circumstances of exceptional nature to be stated in such order exempt from payment of tax any goods or services or both in which tax is leviable। सिंपल वर्ड्स में सबसेक्शन 1 ने गवर्नमेंट को पावर्स दिए टू इश्यू नोटिफिकेशन, सबसेक्शन 2 ने गवर्नमेंट को पावर्स दिए टू इश्यू व्हाट? स्पेशल ऑर्डर अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसमें गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सर्विसेज को, इस पर्टिकुलर गुड्स को स्पेसिफिकली स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी एग्जम्पशन ग्रांट कर सकती है, उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। क्लियर? कोई एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस आ गया, एग्जांपल के तौर पे कोरोना वायरस आ गया एग्जांपल के तौर पे, तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर के थ्रू कोई स्पेसिफिक सर्विसेज को, कोई स्पेसिफिक गुड्स को एग्जम्पशन प्रोवाइड करे। तो पॉइंट नंबर 1 नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है। पॉइंट नंबर 2 मतलब सब सेक्शन 2 स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी गवर्नमेंट एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास दो पावर्स हैं, नोटिफिकेशन भी इश्यू कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन, स्पेशल ऑर्डर भी इश्यू कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। सब सेक्शन 3 एकदम ध्यान से, द गवर्नमेंट में if it considers necessary or expedient so to do for purpose of clarifying the scope or applicability of notification issued under subsection 1 or special order issued under subsection 2। गवर्नमेंट को लग रहा है इस एग्जम्पशन के लिए जो इधर नोटिफिकेशन के थ्रू इश्यू हुआ था कि स्पेशल ऑर्डर के थ्रू इश्यू हुआ था, उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना है, उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, उसके स्कोप को एक्सप्लेन करना है, तो वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इट कैन इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन इन सच नोटिफिकेशन और ऑर्डर एज द केस में बी। का मतलब गवर्नमेंट उस सर्विसेज के लिए एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर सकती है।
by notification at any time within 1 year, important MCQ पर्पस के लिए, within 1 year of issue of notification under subsection 1 और order under subsection 2। का मतलब उस सर्विसेज का स्कोप एक्सप्लेन करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट 1 साल में, आइदर नोटिफिकेशन जो इश्यू हुआ था उसके 1 साल में, ऑर्डर जो इश्यू हुआ था उसके 1 साल में, गवर्नमेंट उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसका स्कोप क्लैरिफाई कर सकती है। And every such explanation shall have effect as if it had always been the part of first such notification or order as the case may be। का मतलब वो जो explanation insert हुआ है वो जो दिन insert हुआ उस दिन से applicable नहीं, जो दिन सर्विस एग्जाम्पशन में आई थी उस दिन से applicable। आई थिंक पता चला। मतलब ऐसा हो सकता है ना फ्रेंड्स कि आज नोटिफिकेशन आया कोई सर्विसेज को एग्जाम्पशन प्रोवाइड करते हुए, उसके 2 वीक के बाद, उसके 2 महीने के बाद, उसके 4 महीने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन आया, तो एक्सप्लेनेशन जो दिन आया उस दिन से applicable नहीं, ये सर्विस आई उस दिन एप्लीकेबल। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स आपको। छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ के हमारा एग्जाम्पशन चैप्टर के ऊपर हम लेटर से शिफ्ट ऑन कर देंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर एन एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ फ्रॉम होल और पार्ट ऑफ टैक्स लेविएबल देयरऑन हैज बीन ग्रांटेड एब्सोल्युटली, मतलब पूरे एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल हुआ है, एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल हुआ है। The registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax in excess of effective rate on such supply of goods or service or both। सिंपल वर्ड्स में, जो आपकी सर्विसेज, आपके गुड्स को एग्जम्पशन मिला है, बरोबर समझना, आपकी सर्विसेज के आपके गुड्स के ऊपर एग्जम्पशन मिला है, तो इस सिनेरियो में आप उसके ऊपर टैक्स मत कलेक्ट करना। बट सर गवर्नमेंट को तो फायदा नहीं होगा। एक सिंपल बात बताओ, डॉक्टर की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, हेल्थ केयर सर्विसेज जनरली एग्जम्प्ट है, एक्सेप्शन है, बट जनरल सेंस में देखो तो, लेमन लैंग्वेज में देखो तो इट इज एग्जम्प्ट। तो डॉक्टर चाहे तो क्या जीएसटी कलेक्ट कर सकता है? सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम्पशन का स्पेशल ऑर्डर आया, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर सर्विसेज को, कोई पर्टिकुलर गुड्स को एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया। अभी डॉक्टर चाहता है कि भले उसकी सर्विस एग्जाम्प्ट हो, समझना बरोबर, हेल्थ केयर सर्विसेज में डॉक्टर चाहता है कि भले उसकी सर्विस एग्जाम्प्ट हो, ला वो कस्टमर से, वो पेशेंट से जीएसटी कलेक्ट करना चाहता है, वो कलेक्ट कर सकता है ना 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 ना। मतलब ये एग्जाम्पशन चैप्टर ऑप्शनल नहीं है कि इच्छा हो तो क्लेम करो, हमारा इनकम टैक्स डिडक्शन है एटीसी टू एटीयू, इट इज ऑप्शनल टू क्लेम। आप चाहो तो क्लेम करो, ना चाहो तो मत क्लेम करो। मतलब इट इज सो पॉसिबल कि मैंने एलआईसी का प्रीमियम का पेमेंट किया हो, इट इज सो पॉसिबल कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया हो, इट इज पॉसिबल कि मैंने कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया हो, एटीजी, एटीसी, एटीडी। तो भले मैंने एलआईसी का प्रीमियम पेमेंट किया, मैं एटीसी ना चाहूं क्लेम करना तो इट इज पॉसिबल। भले मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया हो, मैं ना चाहूं तो मैं एटीडी ना क्लेम करूं, ऐसा पॉसिबल। भले मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, मैं ना चाहूं तो एटीजी ना क्लेम करूं, ऐसा पॉसिबल। बट जो मेरी सर्विसेज को, जो मेरे गुड्स को नोटिफाई किया गया है, स्पेशल ऑर्डर में उसको इंक्लूड किया गया है, तो मैंडेटरीली आई कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी। इट इज माय ऑब्लिगेशन नॉट टू कलेक्ट जीएसटी ऑन दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स और ऑफ दैट सप्लाई। आई थिंक पता चला जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। इट इज नॉट ऑप्शनल कि मेरी इच्छा हो तो मैं कलेक्ट करूं, इच्छा हो तो ना कलेक्ट करूं। गवर्नमेंट ने जो बोला फुल है, फाइनल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू कन्वे। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दूं फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर जीएसटी चार्ज कर ले 100 रुपए के सप्लाई के ऊपर, अल्टीमेट इट वाज एग्जाम, तो डॉक्टर ने सपोज जीएसटी चार्ज कर दिया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो लोग असेसमेंट प्रोसीजर देख के बैठे हैं उनको पता होगा। इट वाज चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी, जहां पे कवर होता है सेक्शन 76 अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स। उसको हम टैक्स नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता है 1 मिनट ध्यान दो, उसको हम टैक्स नहीं बोल सकते, बिकॉज व्हाट इज टैक्स? इट इज अमाउंट विच इज लेविड बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। व्हाट इज टैक्स? इट इज अमाउंट विच इज लेविड बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, इट इज टर्म टू बी टैक्स। डॉक्टर ने जीएसटी चार्ज किया तो इट इज नॉट जीएसटी, इट कैन नॉट बी टर्म टू बी टैक्स। टैक्स के लिए कोई ना कोई लॉ का बैकिंग होना चाहिए, यहां पे लॉ का बैकिंग नहीं है, तो लॉ का बैकिंग ना हो तो उस अमाउंट को हम टैक्स बोल सकते हैं नहीं है, तो उसको बोलेंगे अमाउंट एज टैक्स। वो टैक्स जैसी कोई अमाउंट है, वो टैक्स नहीं है, वो टैक्स नहीं है। तो उसका क्या करने का? जो सिक्के बैठे हैं डिमांड रिकवरी, उनको पता होगा इट इज सेक्शन 76। जो नहीं देख के बैठे, वो एक बार जब असेसमेंट प्रोसीजर शुरू करोगे, उसमें हमारे 7 टॉपिक हमने कवर किए हैं, उसमें 6 नंबर टॉपिक है विच इज डिमांड रिकवरी, उसमें हम यहां से शुरू करेंगे सेक्शन 76। बोलो क्लियर? मगज में एकदम सिंपल। सबसेक्शन 1 गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके आपके अलग अलग गुड्स सर्विसेज को एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर इश्यू करके आपके अलग अलग गुड्स, आपके अलग अलग सर्विस के ऊपर एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। जो कोई एग्जम्पशन आपको अवेलेबल हुआ हो, उसके बाद गवर्नमेंट उसके स्कोप को क्लैरिफाई करना चाहती हो, तो वो गवर्नमेंट उसका एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकती है विद इन 1 ईयर। एमसीक्यू के लिए मैंने खास इस सेक्शन को पढ़ा है, इट इज विद इन 1 ईयर गवर्नमेंट उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकती है। एंड लास्ट आएगा हमारे वहां पे कि कोई भी एग्जम्पशन आपको अवेलेबल हुआ हो तो उसके ऊपर आप जीएसटी चार्ज कर सकते नहीं हो,
इट इज एब्सोल्युटली नो कि यू कैन नॉट चार्ज जीएसटी ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। बोलो क्लियर। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पशन एक्चुअली देखने के लिए जाओ तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्जाम्पशन गुड्स का होगा, एग्जाम्पशन सर्विसेज का होगा। प्लीज बरोबर समझना, एग्जाम्पशन गुड्स का भी पॉसिबल है, एग्जाम्पशन सर्विसेज का भी पॉसिबल है। अलग अलग गुड्स को भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जिसके ऊपर एग्जाम्पशन है, अलग अलग सर्विसेज को भी नोटिफाई किया है जिसके ऊपर एग्जाम्पशन है। हमारी मम्मी ICAI ने ऐसा बोला है कि गुड्स के एग्जाम्पशंस हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुड्स के मम्मी ने बोला है, ICAI मम्मी ने क्या बोला, गुड्स के एग्जाम्पशन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो सर्विसेज के एग्जाम्पशंस का होगा, मतलब हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में सर्विसेज का एग्जाम्पशन कवर्ड है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहेंगे हमारे एग्जामिनेशन में। क्लियर डन। तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे इट विल बी ऑल अबाउट सर्विसेज का एग्जाम्पशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट ने इश्यू किया है नोटिफिकेशन विच इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। आओ जरा उसका नोटिफिकेशन आपको बताऊं फ्रेंड्स। देखो ऑनलाइन कभी आपको देखना हो तो आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर। CBIC के ऊपर ही अवेलेबल हो जाता है। CBIC ओपन करो फ्रेंड्स, आई थिंक वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। CBIC आप चेक करो तो ये हमारी वेबसाइट है GST पर्पस के लिए। तो उसमें आप GST देखोगे फ्रेंड्स, GST में यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है। सॉरी वापस एक बार जनरल हो गया। GST आप चेक करोगे तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे GST लॉ रूल्स एंड रेट्स आता है जिसमें नोटिफिकेशंस है। इस नोटिफिकेशंस में फ्रेंड्स इट इज सेंट्रल टैक्स रेट। सेंट्रल टैक्स रेट में आप देखोगे फ्रेंड्स तो 2020 में अब तक देखो इट इज वी हैव 3 नोटिफिकेशंस विद अस, बट ये नोटिफिकेशन आया 2017 में। फर्स्ट जब मतलब फर्स्ट सेट ऑफ नोटिफिकेशंस आए उसमें ये नोटिफिकेशन आया था 2017 में। फर्स्ट यहाँ पे होगा इट इज़ फ्रेंड्स ओके 4 नंबर स्लाइड में देखो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन नंबर 12 दिख रहा है फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 यहाँ पे देखो टू नोटिफाई देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, टू नोटिफाई एग्जाम्पशंस ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर CGST। मैं ये पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, टू नोटिफाई एग्जाम्पशंस ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर CGST। ये हमारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो आपके सामने पेश होने जा रहा है वो हमारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन। टाइम टू टाइम बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं फ्रेंड्स, बट ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपको चेक करना हो देखो ये हमारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन, पता चला। तो ये हमारा बेचारा ओरिजिनल नोटिफिकेशन जिसका कंपाइल्ड वर्जन अपडेटेड फुल्ली अमेंडेड जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं वो आपके पास अवेलेबल है विच इज दिस फ्रेंड्स, जिसका डिस्कशन हमने शुरू किया फ्रेंड्स। एग्जाम्पशंस क्लियर, मतलब अभी हम सर्विसेज का एग्जाम्पशंस पढ़ने जा रहे हैं। एज पर ICAI गुड्स के एग्जाम्पशंस हमारे केस में नहीं है। एंड जो नोटिफिकेशन नंबर आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव, इट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। फ्रेंड्स अलग अलग एंट्रीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मोर देन 100 एंट्रीज होगी जिसको हम डिस्कशन करेंगे। बट वापस एक बार ICAI ने क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया है कि ये जो भी एंट्री नंबर्स है वो खाली एकेडमिक पर्पस के लिए, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, पर मेरी दिल से ऐसी इच्छा है कि एक क्वेश्चन जब भी एग्जाम में डेफिनेटली 1000 टका आएगा ही आएगा, तो उसमें नोटिफिकेशन नंबर आप खास कोट कर देना उसके नोट्स में, जिससे उनको पता चले कि हमारा इस चैप्टर के बारे में डेप्थ कितना जबरदस्त है। बोलो क्लियर। तो नोटिफिकेशन नंबर आपको खास कोट करके आना है। हम ये चैप्टर शुरू करें उसके पहले आई थिंक लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, हम इसको एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4 इस मैनर में नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी नोटिफिकेशन की वो हम फॉलो नहीं करेंगे। मैंने एक अलग से पूरी सिस्टम डेवलप किया है, अलग से पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया है, कैटेगरी वाइज उसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक कैटेगरी होगी एजुकेशन, वो एजुकेशन में हम एजुकेशन रिलेटेड सारे प्रोविजंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। मतलब एजुकेशन के लिए हमारे पास अलग अलग 7-8 एंट्री होगी, तो उसको अलग अलग, सपोज एंट्री 66 होगी, एंट्री 81 होगी, अलग अलग एंट्रीज होगी, उसको मैंने ढूंढ लिया है, पूरे नोटिफिकेशन में ढूंढ लिया है कि एजुकेशन कहां पे इंपैक्ट होता है, उसको सारा मैंने एक साथ कंसीडर करके आपके सामने उसको मैं पेश करूंगा। एग्रीकल्चर में 10+ एंट्रीज है जिसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे कैटेगरी वाइज डिस्कशन करेंगे जिससे आपके मन में क्या क्लियर होगा कि एजुकेशन में ओहो हो ये एग्जम्पशंस है, बरोबर, एग्रीकल्चर में ओहो हो ये एग्जम्पशंस है, हेल्थ केयर में ओहो हो ये एग्जम्पशंस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गवर्नमेंट सर्विसेज, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हमने डेवलप किए, अकॉर्डिंग टू उसका डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर। उसमें से फर्स्ट एकदम बेसिक, थोड़ा प्रैक्टिस जैसा, जैसे लेटर फर्स्ट ओवर हो एंड बैट्समैन थोड़ा पिच में सेट हो रहा हो, ऐसे ये थोड़ा सेटिंग पिच जैसा है जिसका डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। एक ही एंट्री, बेचारी सबसे छोटी एंट्री पूरे जीएसटी के एग्जाम्पशंस में बेचारी शुरू होकर खत्म हो जाती है। इट इज एंट्री नंबर 26 विच इज आरबीआई। फ्रेंड्स आरबीआई को कुछ एग्जाम्पशन मिला है, क्या एग्जाम्पशन मिला है उसका डिस्कशन हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। एकदम छोटी एंट्री, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके ऊपर एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले
नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली एग्जाम आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, बोलो जीएसटी यस के नो, नो एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो बाय आरबीआई यस के नो, नो। मैं रिपीट करता हूं, करता ही रहूंगा। एग्जाम्पशन में जो कवर्ड है वो ही नो, रिपीट करता हूं, एग्जाम्पशन में जो कवर्ड है वो ही नो, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यस के नो, एब्सोल्युटली यस। मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा है, व्हाट इज कवर्ड बाय एग्जाम्पशन, सर्विसेज बाय आरबीआई के सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, बोलो बोलो, सर्विसेज बाय आरबीआई इज एग्जाम का सर्विसेज टू आरबीआई इज एग्जाम। लो कहता है सर्विसेज बाय आरबीआई इज एग्जाम, तो व्हाट अबाउट सर्विसेज टू आरबीआई, सर्विसेज टू आरबीआई इज नॉट कवर्ड बाय एग्जाम्पशन एंड देयरफॉर इट विल बिकम व्हाट, टैक्सेबल। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल। बोलो बाय आरबीआई होगा तो जीएसटी यस के नो, नो 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 नो, बट टू आरबीआई होगा तो एब्सोल्युटली यस, बिकॉज़ वो एग्जाम्पशन में कवर नहीं होता, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर, चकाचक, रेडी, मगज फिट हो रहा है। चलो अभी चेक करो फ्रेंड्स, सर्विसेज बाय आरबीआई होगा तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं फ्रेंड्स, बरोबर समझना। अभी देखो फ्रेंड्स, सपोज कोई और नोटिफिकेशन इस चीज के लिए बाद में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो बात निकली है उसके बारे में आपको बताऊं, तो फ्यूचर में एक नोटिफिकेशन आया विच वॉज नोटिफिकेशन नंबर 9/2017, मतलब इसका कनेक्शन है छोटा सा, नोटिफिकेशन नंबर 9/2017, तो सपोज बाद में आया बट आरबीआई को कनेक्ट कर रहा था, कोई सर्विसेज आरबीआई की तो उसको कनेक्ट कर रहा था, उसको भी मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा, उसको ही मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। मतलब आपको आरबीआई के बारे में एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाए कि बाय में क्या, टू में क्या, ओ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तक का डिस्कशन यहां पे कर देंगे। मतलब आरबीआई कैटेगरी में इन डेप्थ डिस्कशन, सर्विसेज बाय आरबीआई का क्या होगा, सर्विसेज टू आरबीआई क्या क्या होगा, सपोज टैक्सेबिलिटी होगी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा, उसका इन डेप्थ डिस्कशन यहां पे खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट आरबीआई के बारे में और कोई जगह पे आपको डिस्कशन करने का कोई मतलब रहता नहीं है, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आरबीआई का सारा डिस्कशन यहां पे खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा मेथड रहेगा डिस्कशन करने का। अभी देखो फ्रेंड्स, मेरा पॉइंट क्या था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे इट इज एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, इट इज नो जीएसटी। इतना क्लियर। व्हाट अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, आप आरबीआई को सर्विसेज प्रोवाइड करो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या, फ्रेंड्स वो तो ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, एग्जाम्पशन में तो यही कवर्ड है। बोलो टू आरबीआई के बारे में क्या ख्याल है आपका, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। चलो अभी जो नोटिफिकेशन नंबर 9 आया 2017, वो भी कुछ आरबीआई को एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है। मेरा क्वेश्चन आपको क्या है, वो जो एग्जाम्पशन मिलता होगा फ्रेंड्स, वो किस चीज को एग्जाम्पशन मिलता होगा, एग्जाम्पशन का मतलब क्या हो गया, जीएसटी यस के नो, नो 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 नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जाम्पशन किसको मिलेगा, जो नो होगा उसका नो होगा, कि जो यस होगा उसका नो होगा। पता चला। एक छोटी सी बात बताऊं, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे आप, देखो फ्रेश ही हो और थोड़े और फ्रेश हो जाओगे फ्रेंड्स, बरोबर समझना। हाँ, आप ये हो तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, आप ये हो तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, आप समझे, आप बॉय हो तो मैं गर्ल की बात कर रहा हूं, आप गर्ल हो तो मैं बॉय की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इन्होंने आपको हां बोला था कि नो बोला था, वो आपको बता रहा हूं। जब आपने उनको पूछा था कि पता चला, आपने उनको पूछा था कि विल यू बी माय वैलेंटाइन, तो उन्होंने हां बोला था, उन्होंने ना बोला था। इतना क्लियर हो रहा है आपको, इधर हां बोला होगा इधर ना बोला होगा, दो में से एक सिचुएशन आई होगी। ओके, अभी फ्रेंड्स जब आप सब्सिक्वेंटली उनको पूछते हो, बरोबर समझना, आप सब्सिक्वेंटली उनको पूछते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वापस एक बार हां बोले, क्या हां का हां होता है, अरे ना, हां का हां नहीं होता है। आप कंफ्यूज मत हो ना, ये तो सीखना है लाइफ में। फ्रेंड्स समझने का ट्राई करो, पहले उन्होंने हां बोला था कि पहले उन्होंने ना बोला था, दो में से एक सिचुएशन में आपकी सिचुएशन फॉलो हो सकती है, इधर उन्होंने हां बोला इधर उन्होंने ना बोला। एक बार मगज में सोच लो, आपने किसको पूछा था, मगज में सोच लो, चलो किसको पूछा था, उसका आंसर मगज में फिट कर लो। ओके फ्रेंड्स, जो उसने हां बोला था, तो क्या आप वापस एक बार उनको पूछोगे कि विल यू बी माय वैलेंटाइन, ना ऐसा नहीं पूछने वाले। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कभी हां का हां नहीं होता, बिकॉज पहले से हां है, हां का हां थोड़ी होगा। पता चल रहा है जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ में सीखना है। क्या हां का हां पॉसिबल, अरे ना पहले हां तो है, वापस कैसे हां पॉसिबल। ओके, क्या हां का ना पॉसिबल, हां वो पॉसिबल, पहले हां बोला था बाद में कोई और वैलेंटाइन उनको मिल गया तो हमसे ना हो गई, इट इज पॉसिबल। इन शॉर्ट हां का हां पॉसिबल नहीं है, हां का ना पॉसिबल। सर क्या बोल रहे हो, बस ये तो लाइफ में सीखना है फ्रेंड्स। चलो सुनो, क्या नो का यस पॉसिबल, एब्सोल्युटली यस, पहले मना किया था, बाद में उनकी मतलब उनको हमारी वैल्यू पता चली कि यही तो हमारी केयर करते, ये तो हमारे लव करते थे, तो नो का यस हो सकता है। बट क्या नो का नो हो सकता है, अरे नो तो था, नो का नो थोड़ी होता है।
बोलो पता चला। इन शॉर्ट यस का यस नहीं होता, नो का नो नहीं होता, यस का नो होता है, नो का यस होता है। ये लाइफ है फ्रेंड, चलती रहती है। पता चला मैं क्या कहना चाहता हूं? जो एग्जाम्पशन बरोबर समझना, जोरदार पॉइंट है। ये जो नो आया समझना बरोबर, ये जो नो आया इट वाज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। सॉरी, इट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। अभी जो नोटिफिकेशन 9 आया 2017, वो भी एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेगा। नोटिफिकेशन इज फॉर प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। अभी मुझे बताओ ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? नो कहता है। बरोबर समझने का ट्राई करो। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? नो कहता है। ये किसको नो बोलेगा? पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? ये किसको नो बोलेगा? वो इसको नो बोलेगा कि इसको नो बोलेगा? अरे कोई नो का नो थोड़ी बोलेगा। अरे आप समझे, नो का नो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यस का यस पॉसिबल नहीं है, नो का नो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो यस टू नो पॉसिबल है, नो टू यस पॉसिबल है। मेरा क्वेश्चन आपको क्या है कि ये जो नया नोटिफिकेशन 9 आया, जो वापस एक बार आरबीआई की कोई सर्विसेज को एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता हो, वो किस चीज को एग्जाम करेगा? जो ऑलरेडी एग्जाम्ड है। अरे उसको एग्जाम करके क्या करूं? वो तो एग्जाम ही है। मतलब वो इसको एग्जाम नहीं करेगा, वो इसको एग्जाम करेगा जो जीएसटी यस है। मतलब नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 जिस सर्विसेज को एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? सर्विसेज बाय आरबीआई होगा क्या टू आरबीआई होगा? मैं तो क्या पढ़ाना चाहता हूं, क्या डिस्कस करना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हो सकता है, उस लेवल के ऊपर आपको पहुंचना चाहता हूं। नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो नहीं समझा रहा हूं, नोटिफिकेशन में क्या वो लोग लिखेंगे वो समझाना चाहता हूं। लेवल पता चला फ्रेंड्स आपका? फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बरोबर समझने का ट्राई करो। नोटिफिकेशन 9 आया, वो कुछ एग्जाम्पशन प्रोवाइड करने वाला है। एग्जाम्पशन का मतलब क्या? जीएसटी यस के नो 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 नो, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। पर वो किस चीज को नो बोलेगा? जो ऑलरेडी नो है। नो का नो पॉसिबल है? अरे ना, वो यस को नो बोलेगा। मतलब यहां पे जो एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया इट इज इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई। पता चला मैं जो कहना चाहता हूं? 12/17 ने क्या बोला? बाय आरबीआई नो, कोई भी सर्विसेज हो उसमें हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। और भी जो नया नोटिफिकेशन आया वो जो एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेगा वो बाय को नहीं प्रोवाइड करेगा, वो टू को प्रोवाइड करेगा। बिकॉज टू यस है, उसमें से कुछ नो बोलना था, सो एग्जाम्पशन अवेलेबल हुआ। पता चला का मतलब ऐसा हुआ कि जो नोटिफिकेशन 9/2017 जो हमारे पास अवेलेबल है वो किस चीज को एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है? इट इज सर्विसेज टू आरबीआई। आरबीआई को आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो तब जाके एग्जाम्पशन मिलने वाला है। का मतलब आज के बाद मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर्विसेज बाय आरबीआई, आप क्या बोलेंगे? नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्विसेज टू आरबीआई, आप यस नहीं बोल सकते? अरे ना 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 ना, आप यस नहीं बोल सकते बिकॉज नोटिफिकेशन नंबर 9 कुछ यस को नो कहता है। मतलब आप बोलेंगे डिपेंड्स। आप क्या बोलोगे? डिपेंड्स। बिकॉज ना बोलना भी टेक्निकली बरोबर नहीं है, यस बोलना भी टेक्निकली बरोबर नहीं है, बिकॉज कुछ यस है कुछ नो है। तो आज के बाद आप क्या बोलोगे? बोलो बाय आरबीआई। आपका दिल से आंसर बोलो नो, बोलो टू आरबीआई, बोलो टू आरबीआई डिपेंड्स। आप ऐसा बोलोगे बिकॉज सर पहले तो यस बोला था। अरे पहले यस बोला था बिकॉज नॉलेज नहीं था हमारे पास, अभी नॉलेज आ चुका है 10-15 मिनट में। तो टू आरबीआई बोलो, क्या बोलोगे? डिपेंड्स। बोलो क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन विच फैक्टर? नेचर ऑफ सर्विस। क्या आरबीआई को प्रोवाइड करो तो एग्जाम्प्ट होगा? आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, जिसको बोलेंगे FERM, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। ये स्पेसिफिक सर्विस आप प्रोवाइड करो तब जाके एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, बाय आरबीआई बोलो, आप क्या बोलोगे? नो, बोलो टू आरबीआई, आप क्या बोलोगे? डिपेंड्स। आप क्या बोलोगे? डिपेंड्स। एक ही सर्विस है जिसके ऊपर एग्जाम्पशन मिला है, आप जो प्रोवाइड करेंगे टू आरबीआई को, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। वापस एक बार, एक और क्राइटेरिया है उसका, लोकेशन। ये सर्विसेज कहां से प्रोवाइड की जाए तो एग्जाम्पशन मिलेगा? इट इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। का मतलब उसको जब आप आउटसाइड इंडिया से मंगवाते हो, आउटसाइड इंडिया से प्रोवाइड की जाती है ये सर्विसेज आरबीआई को, तब जाके एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल होने वाला है। मैं क्रिस्टल क्लियर आपके मन में क्लैरिटी बिल्ड करना चाहता हूं, बरोबर समझो। बोलो शुरू हो जाओ, बोलो बाय आरबीआई, बोलो आपका आंसर क्या आएगा? नो, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। पर जब बात आएगी सर्विसेज टू आरबीआई, ध्यान से, ये मिक्सचर आपको कोई वीडियो में, कोई बुक में, कोई जगह पे डेफिनेटली अवेलेबल नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली आपके लिए। एंड इसमें और एक मिक्सचर करेंगे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ऐसा 3 मिक्सचर कोई बुक में, कोई वीडियो में, कोई जगह पे आपको डेफिनेटली अवेलेबल नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली आपके लिए। सो सख्त ध्यान देना, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी बिकॉज इनिशियल लेवल है, पर धीरे 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 इससे आपको यूज टू होना है कि चीजों को कैसे मिक्स करके एक साथ उसको डिस्कस करें, जिससे एग्जैक्ट आरबीआई में क्या होगा उसकी क्लैरिटी आपके मन में आएगी। चलो शुरू करें, बोलो बाय आरबीआई, नो, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। पर जब मैं आपको पूछूंगा सर्विसेज टू आरबीआई, आप यस नहीं बोलेंगे, यस नहीं बोलेंगे। अभी आप क्या बोलेंगे? डिपेंड्स। मैं बोलूंगा सर्विस कौन सी होगी, आप बोलेंगे सर्विस। चलो डिपेंड्स से बेटर वर्ड कौन सा होगा? सर्विस। आप मुझे पूछोगे सर्विस कौन सी
होने वाली है सर? मैं बोलूंगा सर्विस है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। मैंने क्या बोला, सर्विस कौन सी है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। आप यस के नो नहीं बोल सकते अभी भी, यू कैन नॉट से नो। आपको मुझे पूछना पड़ेगा लोकेशन, बिकॉज वो भी तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा ना। तो आप मुझे पूछेंगे लोकेशन, मैं बोलूंगा आउटसाइड इंडिया। अभी फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? नो। उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, बोलो बाय आरबीआई, नो। उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो टू आरबीआई, आप मुझे पूछोगे सर्विस, मैं आंसर बोलूंगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। आप वापस पूछोगे उसका लोकेशन, मैं बोलूंगा इंडिया। मैंने क्या बोला? इंडिया। उसके ऊपर तो जीएसटी का आंसर क्या आएगा? यस के नो? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज आउटसाइड इंडिया हो तो एग्जाम्प्ट है, ये तो इंडिया हो गया, मतलब जीएसटी का आंसर क्या आएगा? यस के नो? यस 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 यस। बोलो क्लियर? देन चलो शुरू करते हैं। टू आरबीआई, मैंने बाय नहीं पूछा, टू पूछा, आपने गलत आंसर दे दिया, नो। चलो शुरू करें। बोलो बाय आरबीआई, नो। बोलो टू आरबीआई सर्विस, सर्विस में मैं बोलूंगा अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। एग्जम्पशन है वो खाली सर्विस कौन सी है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, बाकी कोई भी सर्विस होगी वो तो क्या हो जाएगी? जीएसटी। यस के नो? एब्सोल्युटली यस। पता चला? चकाचक रेडी। चलो शुरू करते हैं वापस एक बार लास्ट टाइम। बाय आरबीआई, नो। टू आरबीआई सर्विस, मैं बोलूंगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। अब वापस एक बार मुझे पूछोगे लोकेशन, मैं बोलूंगा आउटसाइड इंडिया। बोलो जीएसटी यस के नो? नो। मैं बोलूंगा लोकेशन इंडिया। बोलो जीएसटी यस के नो? यस। मैं बोलूंगा टू आरबीआई, आप पूछेंगे सर्विस, मैं बोलूंगा अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। बोलो उसके ऊपर जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस। रेडी? इतना चकाचक, मगज फिट। चलो ध्यान से, नोटिफिकेशन एग्जैक्टली क्या कहता था? सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई का मतलब इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नोटिफिकेशन ने इस सर्विसेज को एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया, जिसको मैंने तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि इट मस्ट बी सर्विसेज टू आरबीआई, नेचर ऑफ सर्विस मस्ट बी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, इफ इट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इट वुड बी एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि सर व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट? ये जो भी डिस्कशन करेगा वो कुछ फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के बारे में करेगा, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें उसके बारे में करेगा। उसमें हम तीन सर्विस को कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रेंड्स कस्टोडियल सर्विस, मतलब फॉरेन करेंसी की कस्टडी कैसे रखने की। डॉलर होंगे, पाउंड्स होंगे, येन होगा, ये अलग अलग यूरो होंगे, अलग अलग सर्विस, अलग अलग करेंसी हमारे पास अवेलेबल होगी, तो उसके कस्टडी हम पूरा मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हमारे पास उसकी कस्टडी है, वो रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? उसका कस्टडी हम कहां पे कैसे कैसे रखेंगे, उसका सर्विस हमको नहीं पता होगा, तो उस सर्विस को हमने फॉरेन से इंपोर्ट किया, उस सर्विस को हमने कोई जगह से लेटर हमने उसको अवेल किया, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट होगा सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज। वर्ड्स आर लैंडिंग सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लैंडिंग का मतलब क्या? इट इज बोरोइंग। लैंडिंग का मतलब सपोज मैंने कोई फॉरेन करेंसी किसी को लोन पे दी, बरोबर समझना, मैंने कोई फॉरेन करेंसी किसी को लोन पे दी, तो मैं कौन सी करेंसी उसको लोन पे दूं? डॉलर दूं, येन दूं, सिंगापुर डॉलर दूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर दूं, कौन सी करेंसी उसको लोन पे दूं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखूं, कितना टेन्योर रखूं, रीपेमेंट ना होगा तो कौन सी क्या होंगे, ये सारी सर्विस शायद हमको ना पता हो। ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो, हमारे पास ये नॉलेज ना हो, तो ये सर्विस को हमने बाहर से कोई जगह पे इंपोर्ट, बाहर से कोई जगह से हमने इंपोर्ट किया, उसके ऊपर एग्जाम्पशन यहां पे प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक्सटर्नल असेट मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब वो हमने लैंड किया, उससे हमको इंटरेस्ट आया, जो भी सिक्योरिटी हमने लैंड की उससे हमको इंटरेस्ट आया, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नली जनरेटेड असेट्स। उसका इंटरेस्ट का क्या करने का? उसको रिजर्व में कन्वर्ट कर दूं, इंपोर्ट के लिए यूज करूं, तो ये सारी सर्विस हमको नहीं पता थी क्या करने का उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट का, तो बाहर से हमने वो सर्विसेज का इंपोर्ट किया, जिसके ऊपर क्या मिलने वाला है? एग्जाम्पशन। आई थिंक पता चला। तो तीन सर्विस, फर्स्ट इज कस्टोडियल सर्विस, सेकंड इज सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस, लास्ट इज एक्सटर्नल असेट मैनेजमेंट सर्विस। इस तीन सर्विस को हम कवर करेंगे इनटू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। क्लियर हो रहा है? एकदम चकाचक। चलो छोटा सा चार्ट आपके रेफरेंस के लिए बरोबर प्लीज समझने का ट्राई करो। मैं यहां पे लिखता हूं फ्रेंड्स आरबीआई, प्लीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए। आरबीआई मैं यहां पे लिखूंगा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। फ्रेंड्स इफ इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, उसके ऊपर क्या मिलने वाला है आपको? एग्जेम्पशन। उसके ऊपर फ्रेंड्स हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो सिंपली क्या लिख दो? नो जीएसटी, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, प्लीज बरोबर समझना, इट इज फ्रेंड्स सर्विसेज विच वी प्रोवाइड टू आरबीआई। सिंपल वर्ड्स में इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई। फ्रेंड्स कोई भी सर्विस आप आरबीआई को प्रोवाइड करते हो, इसको दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा। एग्जाम के अगले दिन ये चार्ट रेफर करके जाना है, जो सारे चीज को कवर कर देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर? तो सर्विसेज टू आरबीआई होगा, तो टू आरबीआई को फ्रेंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा कि आप सर्विस कौन सी उसको प्रोवाइड कर रहे हो। जो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, मतलब उसमें कस्टोडियल सर्विस आ गई, सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस आ गई, एक्सटर्नल असेट मैनेजमेंट सर्विस आ गई, एंड जो अदर साइड होगा इट विल बी फ्रेंड्स अदर देन फॉरेन
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, जब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट की, स्टिल आप उसको नो नहीं बोल सकते, बिकॉज नोटिफिकेशन 3 चीज कवर करता है। आप ये सर्विसेज आरबीआई को प्रोवाइड करो। पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ सर्विस मस्ट बी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेट, एंड जब वो आउटसाइड इंडिया से होगी ना, तब जाके एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब यहां पे मुझे चेक करना होगा सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम विच लोकेशन। सिंपल वर्ड्स में, सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम, सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग, it is from which location? तो services provided from, if services are provided from India or outside India. फ्रेंड्स, इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तब जाके वो क्या होने वाला है? नो जीएसटी, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। टू आरबीआई होगा, एफईआरएम होगा, आउटसाइड इंडिया से होगा, तब जाके एग्जाम्पशन मिलेगा। एंड जो फ्रेंड्स इंडिया से होगा तो ये एग्जाम्पशन में कवर नहीं होता है। एग्जाम्पशन में तो खाली क्या कवर होता है? इफ इट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो एग्जाम्पशन में जो कवर नहीं होगा उसके ऊपर क्या करेंगे? एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर? एकदम पता चला? चलो फ्रेंड्स, अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट होगा तो उसके ऊपर हम सिंपली क्या कर देंगे? वापस एक बार यस जीएसटी, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर? बोलो बाय आरबीआई, नो। बोलो टू आरबीआई होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, इंडिया से होगा तो यस जीएसटी, आउटसाइड इंडिया से होगा तो नो जीएसटी, अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट होगा उसके ऊपर यस 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 यस, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर, चकाचक। चलो एक और रेफरेंस हम यहां पे मिक्स करेंगे आरबीआई में, विच इज नोटिफिकेशन नंबर 33/2017, विच इज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। शायद किसी को ना पता, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। फ्रेंड्स, हमारे वहां पे 2 पेमेंट स्कीम है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड इज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म? यहां पे फ्रेंड्स सप्लायर जीएसटी पे करेगा, बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है? रेसिपिएंट। रिपीट करता हूं, जनरल सेंस में सप्लायर जीएसटी पे करता है रेसिपिएंट से कलेक्ट करके। नॉर्मल चीज है फ्रेंड्स, सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करेगा रेसिपिएंट से, सप्लायर जीएसटी पे करेगा रेसिपिएंट से कलेक्ट करके। मतलब बर्डन किसके ऊपर? रेसिपिएंट के ऊपर। पे कौन करेगा? सप्लायर। वापस एक बार, पे करेगा सप्लायर, बर्डन किस पे? रेसिपिएंट। उसको बोलेंगे नॉर्मल स्कीम और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कभी कभी ऐसा होगा जहां पे रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट। बाप रे बाप, रिपीट करता हूं, रेसिपिएंट पे करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर रहेगा? रेसिपिएंट। उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अलग अलग बहुत सारी सर्विसेज है, जीटीए सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, एडवोकेट सर्विसेज है, अरे बहुत सारी सर्विस है। 15-20 मतलब 15-20 तो नहीं है, पर 10-15 सर्विसेज है जिसमें क्या होने वाला है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर रहने वाला है? रेसिपिएंट। इसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन होगा, रेसिपिएंट उसका पेमेंट करने वाला है। तो यहां पे आरबीआई के केस में भी कुछ कनेक्टेड पॉइंट है जहां पे है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? उसका डिस्कशन हम करते हैं फ्रेंड्स। यहां पे मैंने पहले भी आपको बताया, जब आरबीआई की बात आएगी, सारा डिस्कशन बाय आरबीआई, टू आरबीआई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 3 चीज को मिक्स करके उसको पढ़ेंगे, जिससे आरबीआई के बारे में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपके ऊपर बिल्ड हो जाए फ्रेंड्स। आओ जरा चेक करते हैं। जीएसटी टू बी पेएबल, बरोबर समझना, जीएसटी टू बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स टू आरबीआई। बरोबर समझो फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, एक होगा सप्लायर विच वुड बी मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, एक होगा रेसिपिएंट जो कौन होने वाला है? आरबीआई। प्लीज बरोबर समझो। एक फ्रेंड यहां पे होगा सप्लायर जो कौन है? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। एक होगा रेसिपिएंट जो यहां पे कौन होने वाला है? आरबीआई। फ्रेंड्स, ये जो ओवरसीइंग कमिटी फॉर्म की गई ना, सॉरी, ये जो ओवरसीइंग कमेटी फॉर्म कर गई उसका इंटेंशन क्या था फ्रेंड्स? जो बैंक्स के पास स्ट्रेस्ड आउट असेट थी, मतलब जो एनपीए में कन्वर्ट होने जा रही थी, पता चला, तो उसके ऊपर वॉच रखने के लिए कि विजय माल्या जैसा ट्रांजैक्शन वापस एक बार ना हो जाए, नीरव मोदी जैसा पार्ट 2 ना आ जाए, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, एक ओवरसीइंग कमेटी फॉर्म की जिसके मेंबर्स क्या करेंगे? ऐसे स्ट्रेस्ड आउट असेट के ऊपर वॉच रखेंगे कि वापस एक बार वो एनपीए में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उस इंटेंशन से इस कमेटी को क्रिएट किया गया। उसके जो भी मेंबर्स होंगे वो रेम्यूनरेशन रिसीव करेंगे एंड आरबीआई उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगी। तो सर्विस का फ्लो ऐसे होगा, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड ये लोग क्या करने वाले हैं? उसको पेमेंट। अभी आप लॉजिकली समझो, इसके मेंबर्स नंबर्स में ज्यादा होंगे कि आरबीआई नंबर में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली फ्रेंड्स, मेंबर्स नंबर में ज्यादा होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया? सपोज 5 मेंबर्स है, एग्जांपल के तौर पे
तो ये 5 मेंबर ये जब ये पेमेंट कलेक्ट करेंगे 100 रुपीज का, 18 रुपीज का जीएसटी, 118 का टोटल कलेक्शन, तो ये 18 रुपीज का जीएसटी वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे, तो गवर्नमेंट को 5 लोगों के ऊपर वॉच रखना पड़े। कंसेप्ट को समझो, ये 100 रुपए का कंसिडरेशन था, 18 रुपीज का जीएसटी था, अल्टीमेटली टोटल कितना था 118 रुपीज का, जो आरबीआई सपोज मेंबर्स को नॉर्मल पेमेंट स्कीम में प्रोवाइड कर देगी। मेंबर्स क्या करेंगे, 100 रुपए अपनी जेब में रख देंगे, 18 जाके गवर्नमेंट को पे करेंगे। अभी गवर्नमेंट को वॉच रखनी पड़ेगी क्या कि पांचों 5 मेंबर्स ने 18 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है कि पे किया नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया कि अभी आरबीआई तो एक ही है, हमारी बॉडी है, वॉच रखना एकदम इजी है। तो गवर्नमेंट ने क्या थॉट फिट किया, ए आरबीआई एक काम कर, ये जीएसटी का पैसा तो मेंबर्स को दे ही मत। आरबीआई खुश हो गई, ये एग्जाम। गवर्नमेंट बोला चुप, आरबीआई एग्जाम्पशन नहीं है, ये 18 रुपीज आरबीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे कर देगी, रेसिपिएंट ही गवर्नमेंट को पे कर देगा। बन गया क्या, बोलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो पता चला का मतलब रेसिपिएंट जो भी हमारे पास आरबीआई है वो 100 रुपीज का कंसिडरेशन ही मेंबर्स को प्रोवाइड करेगी, वो 18 रुपीज का जीएसटी कंपोनेंट मेंबर्स को नहीं प्रोवाइड करेगी, सप्लायर को नहीं प्रोवाइड करेगी, ये डायरेक्टली 18 रुपीज का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया जाएगा, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने वाला है। बोलो क्लियर। तो ये प्रोविजन बने हमारे वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ओवरसीइंग कमिटी, सॉरी व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई, रिपीट करता हूं, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी बीइंग सप्लायर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई, इस सिनेरियो में आरबीआई रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने वाला है। अभी पढ़ो ध्यान से, GST to be payable under reverse charge on services provided by overseeing committee members to RBI। सप्लायर कौन होगा, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, रेसिपिएंट कौन होने वाला है, RBI। लिखना तो लिख दो फ्रेंड्स ऊपर, आपके क्लैरिटी के लिए ध्यान रहे। सप्लायर कौन होगा, इट वुड बी फ्रेंड्स मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी एंड फ्रेंड्स रेसिपिएंट कौन होने वाला है, इट वुड बी आरबीआई। तो यहां पे जो आरबीआई होगा वो होगा लायबल टू पे टैक्स। बोलो रेडी, चलो एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन, ध्यान से। द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशंस फॉर सर्विसेज विच इज नोटिफिकेशन नंबर 13 डेटेड सो एंड सो, नोटिफिकेशन नंबर डेटेड सो एंड सो हैव बीन अमेंडेड टू स्पेसिफाई दैट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई टू आरबीआई, मतलब ये जो मेंबर्स है वो सप्लायर बने, जो आरबीआई है वो रेसिपिएंट बना। सीजीएसटी आईजीएसटी विल बी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दैट इज होम फ्रेंड्स रिवर मतलब आरबीआई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर। अभी इसको हम यहाँ पे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, देखो फ्रेंड्स, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी if they are providing services to RBI, it is not foreign exchange reserve management, it is friends other than foreign exchange reserve management। मतलब यहाँ पे GSTS आ जाएगा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी फ्रेंड्स, ये चार्ट आपको एग्जाम के अगले दिन देख के जाना है। मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई, इस सिनेरियो में पेमेंट स्कीम क्या होगी, एंड अदर सर्विसेज में पेमेंट स्कीम क्या होगी। इस सर्विसेज में फ्रेंड्स पेमेंट स्कीम होने वाली है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बाकी सारे में होगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आरसीएम एफसीएम। इफ मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई इट विल बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अदर सर्विस में क्या होगा फ्रेंड्स, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये हमारा पूरा चार्ट कंक्लूड होगा। बोलो क्लियर। आरबीआई फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्क्लोज कर दी, हमने खत्म कर दी, डिस्कस कर दी फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं लास्ट टाइम, चलो 1 2 3 गो। बोलो बाय आरबीआई, नो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो टू आरबीआई, बोलो 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 सर्विस, ओके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, बोलो 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 लोकेशन। इंडिया होगा तो यस जीएसटी, आउटसाइड इंडिया होगा तो नो जीएसटी एग्जाम्प्ट, मतलब टू आरबीआई सर्विस इफ इट इज अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, यस जीएसटी। उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लॉ कहता है इफ इट इज मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बाकी सारी सर्विसेज में इट वुड बी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर, डन। हर एक कैटेगरी हम खत्म करेंगे, बाद में फ्रेंड्स उसकी छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे और क्लैरिटी बिल्ड हो जाए, क्रिस्टल क्लियर मगज में हो जाए। फ्रेंड्स एक ही कंटेंट मैं ट्राई करता हूं कि 5 6 7 बार आपके लेक्चर में डिस्कस हो जाए।
फाइनल के लिए, सीए फाइनल के लिए कोई भी कंटेंट 3 बार पढ़ना जरूरी है। हम क्लास में ही 6-7 बार कवर कर लेंगे, बाद में जितना आप पढ़ोगे उतना तो फायदा ही होगा। मतलब वीडियो इतना ध्यान से देखो, दूसरी बार देखने की जरूरत ही ना पड़े, कंटेंट भी खुद से एक बार ध्यान देखना पड़े। डायरेक्टली कोई भी एग्जांपल सॉल्व करो, ऐसे में जाकर भी डायरेक्टली सॉल्व करो ना फ्रेंड्स, तो कंटेंट याद आ जाना चाहिए। ध्यान से वीडियो देखो। एक छोटी सी कंडीशन है फ्रेंड्स, आओ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। दिल से मेरी ऐसी इच्छा है, आप वीडियो पॉज करो, शांति से मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, पेज नंबर 3 ना अवेलेबल हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे अवेलेबल है। मतलब पेज नंबर 3 के ऊपर जो भी एक्सरसाइज है पहले आप खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करने के बाद आप आगे का वीडियो कंटिन्यू करो फ्रेंड्स, तो गजब क्लैरिटी आपके मन में बिल्ड होने वाली है। चलो चेक करो। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू आईसीआईसीआई। आरबीआई तो फ्रेंड्स कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगा, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट सर्विसेज बाय एक्सिस बैंक टू आरबीआई। ओ FERM बाय एक्सिस बैंक टू आरबीआई। बोलो क्या होगा, ये इंडिया से हो गई, एक्सिस बैंक तो इंडिया की हो गई ना। देखो एक्सिस बैंक इज मुंबई, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली होगी। ये FERM आउटसाइड इंडिया होता ना तो एग्जाम हो जाता, बट ये FERM इंडिया का हो गया, मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। नेक्स्ट चेक करो, सर्विसेज टू आरबीआई इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम गुजरात बाय HDFC बैंक। ओके, आरबीआई को है, फॉरेन रिजर्व मैनेजमेंट ही है, फ्रॉम गुजरात है। अरे रे रे, गुजरात से हो गया, वापस एक बार क्या हो जाएगा, जीएसटी। यस के नो, एब्सोल्युटली जीएसटी उसके ऊपर लगने वाला है। नेक्स्ट चेक करो, सर्विसेज टू आरबीआई। ओ वापस इट इज टू आरबीआई इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। ओ हो FERM सर्विस वापस एक बार आ गई फ्रॉम लंदन। हा स्टोरी खत्म हो गई। कोई वहां पे बार्कलेस बैंक होगी लंदन की, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके ऊपर क्या मिलने वाला है, एग्जाम्पशन, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आगे चेक करो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई इन रिलेशन टू अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम लंदन। अरे रे रे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्विसेज नहीं है, उसके अलावा कोई सर्विसेज थे जो लंदन से होगी, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। फ्रेंड्स शायद आपको ये पता होगा, शायद ये पता होगा कि जो कोई भी सर्विस में इंपोर्ट करता हूं ना, ध्यान से कोई भी सर्विस का मैं इंपोर्ट करता हूं ना, तो यहां पे जो सप्लायर बाहर होगा वो जीएसटी नहीं पे करेगा ना। पता तो सुन लो, कोई भी सर्विसेज का मैं इंपोर्ट करूंगा तो सप्लायर बाहर होगा वो जीएसटी नहीं पे करेगा, यहां पे रेसिपिएंट जीएसटी पे करने वाला है। इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेयर रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां पे क्या होने वाला है फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इतना हमको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो लास्ट, सर्विसेज टू आरबीआई इन रिलेशन टू अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम गुजरात बाय कोटक बैंक। बोल वापस एक बार जीएसटी क्या आएगा, यस। जहां पे आरसीएम आएगा वहां पे हमको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, बाकी इट इज डीम्ड कि इट इज व्हाट फ्रेंड्स, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर? ये था हमारा डिस्कशन इन रिलेशन टू आरबीआई। बेसिक डिस्कशन फ्रेंड्स आज हमने अभी कंसिडर किया कि एग्जाम्पशंस में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कैसे है, उसका पावर सेक्शन कौन सा है, एंड फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की, इट वाज फ्रेंड्स आरबीआई।